हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख संवैधानिक आयोगों के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक न एक प्रश्न आता ही है। तो दोस्तों, आज उसी आयोग के तहत आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की तथा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। देखेंगे उनका गठन कैसे होता है, उनका कार्यकाल क्या है, उनकी स्वतंत्रताएं क्या है तथा उनके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे एमपीपीसीएस का प्री हो या मेंस हो या व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न इससे एक न एक आते ही आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, उर्जित जीएस अकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां पर भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। आखिर जैसा नाम से समझ में आ रहा है, निर्वाचन यानी चुनाव करवाना, ठीक है। निर्वाचन आयोग का यही काम है और इसकी जो ये एक संवैधानिक आयोग है और इसको जब स्थापना की गई थी तो स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक एक वैधानिक दो निकाय होते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग कौन सा है? संवैधानिक है, संविधान में वर्णन है इसका, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। 324 में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंध रखता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग या कैग सीएजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 324 जो है आर्टिकल है वो है चुनाव आयोग से यानी इलेक्शन कमीशन संबंधित रखता है। अब इसमें हम देखते हैं एक संवैधानिक निकाय है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, एक संवैधानिक निकाय है। ये हो गई इसकी शुरुआत। अगर मेंस में भी लिखने को आता है तो आप ऐसा ही बना के लिख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट इसलिए बना के लिखा है जिससे कि समझने में, पढ़ने में, समझ में आसानी होती है। अगर मैं इसको पैराग्राफ में बनाता तो उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो दोस्तों, दूसरा है इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, इसी का मेन उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी किसी भेदभाव के चुनाव कराना है। थर्ड जो पॉइंट कहता है कि आयोग के द्वारा, अब देखिए आयोग किस किस का चुनाव कराता है? आयोग के द्वारा संसद, ठीक है, जो अपन लोकसभा की हम बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, सांसद, राज्य विधानमंडल यानी जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है, निर्वाचन निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आयोग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से चुनाव कराता है। अगर मैं बात करूं कि इलेक्शन कमीशन ग्राम पंचायत के, तो नहीं, जो स्थानीय निकाय है वो काम चुनाव आयोग का नहीं है बल्कि राज्य इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, इसके इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग की। जब हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो इलेक्शन चुनाव करवाता है सांसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सांसद, विधानमंडल यानी विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है इन्हीं के द्वारा संपादित किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और और इस टाइप के प्रश्न जो है अलग अलग, एक प्रश्न को बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो इनमें से एक कड़ी है, या एक लाइन में लिख देगा या इनमें से दे देगा कि भाई निम्न में से कौन सा चुनाव इनके द्वारा नहीं कराया जाता। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अगला देखते हैं हम। अब निर्वाचन आयोग की हम संरचना देखते हैं, यानी निर्वाचन आयोग बनता कैसे है, गठन कैसे होता है। तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त, ठीक है, और दो अन्य आयुक्त होते हैं। दोस्तों, जब चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में, तो पहले इसमें एक आयुक्त होता था, मात्र एक व्यक्ति होता था, यानी एक ही सदस्य होता था चुनाव आयोग। लेकिन 1989 से, ठीक है, 1989 से क्या हुआ है कि इसमें मतलब आयुक्त कर दिया गया है, यानी एक मुख्य आयुक्त होंगे और इसके अलावा जो है दो आयुक्त होंगे, ठीक है। इस तरह से तीन सदस्य हो गए, पहले एक सदस्य था, अब तीन सदस्य हो गए, ठीक है। जब जो चुनाव वोट डालने की जो आयु सीमा थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के कितना किया गया? उसको घटा के 61 की उसको घटा के 18 किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, ठीक है। क्या किया गया
इसको किया गया, जो चुनाव वोट डालने की आयु है 21 से घटा के 18 की गई। तभी इसके कुछ दिनों बाद इसमें संशोधन किया गया कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसे बहुदलीय बनाया जाए, मतलब बहुसंख्यी बनाया जाए, यानी एक आयुक्त नहीं बल्कि एक मुख्य आयुक्त हो और इसके बाद 2 आयुक्त हों। वो प्रक्रियाएं अभी भी चलती आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो थर्ड पॉइंट है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। फोर्थ पॉइंट है, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयुक्त हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेवा शर्तें हैं और पदावधि है वो कौन डिसाइड करता है? वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, यानी जो आयुक्त होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं उनमें जो शक्तियां समान होती है, उनके वेतन भत्ते दूसरे लाभ सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और किसके इक्वल होते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का बेसिक मतलब ये हुआ कि जो यहाँ निर्वाचन आयुक्त हैं और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके जो वेतन भत्ते दूसरे लाभ जितने होते हैं वो उच्च न्यायालय है उन न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होते हैं। ठीक है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त के बीच में अगर किसी बात पे या किसी डिसीजन में मतभेद हो जाए तो क्या होगा? बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, इसीलिए 3 होते हैं। ठीक है, एक मुख्य हो गया और 2 अन्य हो गए। ठीक है, अगर किसी चीज़ में विवाद हुआ तो जिसमें से 2 लोग अगर सपोर्ट करेंगे उसको माना जाएगा और जो एक रहेगा उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी जो बहुमत के आधार पर क्या किया जाएगा? बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अब आयोग की स्वतंत्रता कैसे होती है? स्वतंत्रता का यहाँ बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनको आयुक्त बना दिया गया, उस दौरान उनको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो सकता कि अगर उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष है तो 4 वर्ष नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की उनको स्वतंत्रताएं हैं। अब चलिए हम देखते हैं, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है, यानी जो समय उनको निर्धारित कर दिया गया है उसमें उनको कटौती नहीं की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति यानी उसी नियम व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, उनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, उनको उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से या जिस नियम या आधार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात उन्हें दुर्व्यवहार, असक्षमता यानी जो सक्षम नहीं है के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन कैसे हटाता है? संसद में उनके पहले एक तो दुर्व्यवहार होना चाहिए और दूसरा उनके असक्षम है, यानी वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसके आधार पर क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत से, जिसमें संसद में वोटिंग होगी और ठीक है, उसके आधार पर अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कहने का इसका मतलब बेसिक ये है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब चुनाव जो आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, कभी भी राष्ट्रपति के कहने के अनुसार वो नहीं, मतलब उसके प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, यानी जब तक चाहे राष्ट्रपति जब तक रहे, जब तक नहीं चाहे तो ना रहे, ये ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रश्न ये प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल फिक्स है। ठीक है, फिक्स है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के दया दृष्टि पे वो नहीं रहता है कि आपको 5 साल या 4 साल या 3 साल तक अपने पद पे रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यकाल फिक्स है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं
निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम पढ़ रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं, जो नियम बनाए गए हैं संविधान में, उसको अगर उसको नियुक्ति हो गई है उस पद पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार नियुक्त हो गए तो उसके कार्यकाल तक वो चीज़ें चलती ही रहेंगी। फोर्थ नंबर कह रहा है कि अन्य जो निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों पर से हटाया जा सकता है। ठीक है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो और प्रदेश या प्रादेशिक आयुक्त उन्हें भी कहा जाता है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। हटाया कौन? राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन सिफारिश कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे। इनका जो कार्यकाल है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, और बहुत सारे संवैधानिक जो ऐसे निकाय हैं जिनका कार्यकाल सेम है। ठीक है, तो हम उस पर अभी बारी बारी से हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ए व्यक्ति जो है निर्वाचन आयुक्त बना है। अब इस ये जो है निर्वाचन आयुक्त बना है। अब ये कब तक काम करेगा? जब तक इसकी एज या 65 साल नहीं हो जाती और या 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो जाता। मान लीजिए इसकी आयु 65 वर्ष नहीं हुई पर इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया तो हट जाएगा। और मान लीजिए इसका कार्यकाल इसकी 65 वर्ष की आयु कार्यकाल 6 वर्ष नहीं हुआ लेकिन 65 वर्ष की आयु पहले हो गई तो भी इसको हटा दिया जाएगा। यानी इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए या लगा हुआ है 6 वर्ष का कार्यकाल, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके तहत इनका जो है पद तक कार्य करेंगे। अब चुनाव आयोग का काम क्या है? तो चुनाव आयोग का काम बहुत ही सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं होता है लेकिन जानते सभी लोग हैं। ठीक है, क्योंकि प्रति वर्ष भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होते ही रहते हैं। अभी वर्तमान में बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, असम में होने वाले हैं, केरल है। ठीक है, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए जो है हर और हमेशा किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते ही रहते, चाहे स्थानीय चुनाव हो या राज्यवार वाले चुनाव हो। तो चुनाव आयोग के जो हम कार्य की बात करें तो समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना, यानी जो नाम तैयार करना। यानी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं पहले 17 साल के थे, अब 18 के हो गए तो वोट डालने लायक हो, तो उनका नाम उसमें नामावली में चढ़ाना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचन की तिथि, समय सारणी, मतलब कौन सा जिले में कौन से राज्य में कब चुनाव होगा, कब कब होगा, और ये सारी चीज़ें जो है समय सारणी बनाना, ये सब कौन ही करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग का काम एक ये भी है कि जो परिसीमन होता है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है पर बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर आबादी बहुत कम थी और उसको उसमें वहाँ वोट नहीं डाले जाते थे, पर उसमें क्या हुआ, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ जाके बस गए, तो फिर एक परिसीमन आयोग होता है। वो आयोग क्या करता है? परिसीमन करके सूची देता है जिसके आधार पर फिर वहाँ पर भी चुनाव कराए जाते हैं। थर्ड नंबर का है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, यानी कौन से राजनीति, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस, जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्राप्त करना। उन्हें निर्वाचन का जो चुनाव चिन्ह है, चिन्ह भी प्रदान करना, जैसे कमल का फूल, हाथ का पंजा, साइकिल, ऐसे बहुत सारे जो चुनाव चिन्ह है वो प्रदान करना। अगर इनमें से कोई विवाद हो जाए तो आयोग विवाद सुलझाने के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। ठीक है, मान लीजिए एक बार हो चुका है यूपी में जो समाजवादी पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उसको लेके जब दो भागों में विभाजित हो गई समाजवादी पार्टी, तो अब ये कौन रखेगा वो चुनाव, वो जो चिन्ह है, क्योंकि अब सब जानने लगे हैं साइकिल के नाम से, तो वो साइकिल कौन रखेगा? ठीक है, या चुनाव चिन्ह। तो ये इस टाइप की कुछ विवादें होती हैं जो कि न्यायालय की तरह फिर ये काम करने लगता है चुनाव आयोग। ठीक है, फोर्थ नंबर है संसद सदस्यों के निर्वाहन से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यानी संसद से जो सदस्य हैं उनमें निहरता, यानी कौन सही है कौन सा नहीं है, कहने का मतलब कौन उसके योग्य है कौन नहीं है, इसे संबंधित सलाह कौन देगा? ठीक है, वो देते हैं राष्ट्रपति को सलाह देता है चुनाव आयोग। विधान परिषद में सदस्यों की निहरता संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। ठीक है, ये परामर्श भी कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वाचन आयोग है राष्ट्रपति को सलाह देता है। मान लीजिए किसी भी स्टेट में एक राष्ट्रपति शासन चल रहा है और 1 वर्ष हो गए हैं राष्ट्रपति शासन को, अब चुनाव आयोग उसमें सलाह देगा कि वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए या नहीं। इस टाइप की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को चुनाव आयोग ही देता है, क्योंकि उस वहाँ चुनाव भी किसको करवाना है? चुनाव आयोग को। सॉरी, 7 नंबर का पॉइंट है कि चुनाव के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता
आचार संहिता निर्मित करना। ठीक है, हर एक चुनाव में एक आचार संहिता होती है, मतलब एक ऐसी लिमिटेशन होती है कि उसके बाहर कोई भी उम्मीदवार या कोई पार्टी ना जाए। ठीक है, जैसे कि एक नियम बना हुआ है कि आप इतने समय पर ही क्या करेंगे, चुनाव आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आप किसी को खरीद फरोश मतलब पैसे देके वोट ना करवाना, ये सारी चीज़ें चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आती है। और ये आचार संहिता के अंतर्गत ये अभी भी आता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है जिसकी सरकार अभी है और चुनाव आ गए हैं, तो वो नई घोषणाएं न कर पाए जनता को लुभाने के लिए कि चुनाव, तो इसलिए आचार संहिता लगा दी जाती है कि उस दौरान आप कोई कार्य, ऐसे कार्य नहीं, कार्य होंगे पर ऐसे कार्य नहीं होंगे जिससे कि किसी एक विशेष दल को फायदा हो। तो इस तरह की जो आचार संहिता है वो चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है। इसके बाद 8 नंबर का पॉइंट है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में लूटपाट, हिंसा या अन्य अनियमितताएं आधार पर चुनाव आयोग चुनाव को रद्द कर सकता है। यानी एग्जाम्पल के लिए हम बताएं तो जैसे किसी क्षेत्र में इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ जो बूथ कैप्चरिंग होती है, हिंसा हुआ या इस टाइप की कुछ अनियमितताएं हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। और उसकी अब चुनाव कब होगा, अगली तारीख कौन डिसाइड करेगा, वो भी चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा। नंबर 9 है, निर्वाचन के समय आयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा कि रेडियो या टीवी में उनके एक प्रतिनिधि, किसी भी पार्टी का एक प्रतिनिधि अपने जो घोषणा पत्र है वो या नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए टीवी में जो है उसमें समय का आवंटन होता है कि ये पार्टी 10 मिनट का या बोलेगी। ऐसा नहीं कि उसमें कंटिन्यू आपको 2-4 घंटे बोलना है, ऐसा नहीं है। उन सबके समय लॉट होते हैं कि फलानी पार्टी को 5 मिनट, इसको 10 मिनट। ये सब चीज़ें कौन लॉट करता है, ये सारी चीज़ें लॉट करता है निर्वाचन आयोग, ये उसके कार्य हैं। इसके बाद जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप इसको जरूर या नोट करेंगे। दोनों पॉइंट अलग से उसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी ऐसी विवाद की स्थिति बन जाए तो उस दौरान इनके जो है विवाद को कहाँ ले जाया जा सकता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों हुआ भी था कि जब प्रतिभा पाटिल जी और पीएन संगमा जब इलेक्शन चल रहा था तो उनमें जो है कुछ विवाद हुआ था, विवाद को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, ध्यान रखिएगा। तो यानी जब संसदीय जब हाँ एक मिनट, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोस्तों सेम है, ये एक साथ आने चाहिए थे पर अनफॉर्चुनेटली एक साथ नहीं आ पाए। ये पॉइंट, ये पॉइंट नंबर पहला और नंबर दूसरा इसको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अर्थात यहाँ होना चाहिए था दोनों को एक साथ पढ़ना है, यानी जो पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक और पॉइंट दो दोनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है दोनों एक ही हैं, पर क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है तो दोनों एक और दो को एक ही पढ़ना है, और जो जो संसदीय अलग है वो उसको 2 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुए विवादों को उच्चतम न्यायालय के माध्यम से सुलझाया जाता है, ना कि चुनाव आयोग के माध्यम से। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार के अगर विवाद की स्थिति बनती है तो इसको जो है सुनवाई उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है संसदीय, जो संसद के चुनाव होते हैं एवं राज्य विधानमंडलों के, यानी जो राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, निर्वाचन संबंध में अगर किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण केवल निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है, जो कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष, यानी कोई विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय में आप मतलब जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। अभी हमने बात की निर्वाचन आयोग की, अब राज्यों में जो निर्वाचन आयोग है उनकी बात करते हैं। दोस्तों जो राज्यों में निर्वाचन आयोग होते हैं तो उनका क्या काम होता है, तो जो राज्यों में निर्वाचन आयोग होते हैं, जो पंचायत होते हैं, नगर निगम, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उनका चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। उसमें जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें कुछ नहीं करता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग अलग से बनाया गया है। दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ है कि इसका जो है इस गठन किया गया, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा स्थानीय सुशासन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का और राज्य वित्त आयोग का, ये दोनों संस्थाओं का गठन किया गया। उसको जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम के चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है, ठीक है।
राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है? पंचायतों और निगम के जो चुनाव होते हैं उसको राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाता है, ना कि भारत के जो मुख्य जो निर्वाचन है भारत का, उसके माध्यम से नहीं कराया जाता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है। सॉरी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सॉरी राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत की जाती है। हमने वहाँ पढ़ा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो राज्यों के चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो भी अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है। इनकी सेवा शर्तें पदावधि भी राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। वहाँ किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे कंपेयर करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा और चीज़ें याद रहेंगी। फोर्थ पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वहाँ कैसे था? वहाँ ऐसे था कि निर्वाचन आयुक्त को ऐसे हटाया जा सकता था जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। अब और उसमें 2/3 बहुमत के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कैसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, हटाना ये सब बहुत चीज़ें पूछी जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने के बाद सेवा शर्तों में ऐसे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कि उनको नुकसान हो, यानी उनके कार्यकाल में, उनके वेतन में, वेतन भत्तों में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब से जिस दिन से उनकी नियुक्ति हो जाएगी, यानी आज नियुक्त हो गए और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। 7 नंबर का पॉइंट है कि राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वहाँ भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन यहाँ राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य संचित निधि क्या होता है दोस्तों? ऐसा निधि होता है जिसमें सभी प्रकार के कर मर जो है सब उसी में इकट्ठे होते हैं। ठीक है। वहाँ से वेतन मिलते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, स्थानीय संस्थाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करना, यानी जब ग्राम पंचायत और नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं, ये सब तैयार करना। मतदाताओं का पंजीकरण करवाना, ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों का गठन करवाना, मतदान प्रबंधन, मतगणना संबंधी सभी कार्य, चुनाव परिणामों की घोषणा, ये सारे काम राज्य चुनाव आयोग करता है। आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करना, उम्मीदवारों का नामांकन तथा उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करना भी राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। ये आचार संहिता वही आचार संहिता है, लेकिन ये जो है ये स्टेट या राज्य लेवल पे ये होता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है। मध्य प्रदेश के इसलिए बारे में क्योंकि हम मध्य प्रदेश के एग्जाम के उसमें परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है। संवैधानिक है, ध्यान रखिए, संविधान में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है। 1 फरवरी 1954 को मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत 15 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। इसके पहले आयुक्त जो हुए हैं नंदा वल्लभ लोहानी। ठीक है। नंदा वल्लभ लोहानी, मैंने इसलिए पूरा नाम लिखा है क्योंकि MPPCS में आजकल पूरा नाम पूछने लगा है। किताबों में शॉर्ट नाम रहेगा पर एग्जाम में पूरा नाम पूछता है तो कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अगर आपको पूरा नाम याद है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो नंदा वल्लभ लोहानी, ठीक है, पहले निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, यानी एक सदस्य होते हैं। ठीक है। एक ही व्यक्ति जो है सारी चीज़ों को मैनेज करता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं बसंत प्रताप सिंह। ठीक है। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। तो दोस्तों, इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था समाप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण था और इससे प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस बार जो PCS के मेंस में और जो उसमें सिलेबस में जो थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, तो जो यूनिट 10 है उसमें बहुत सारे आयोगों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ये सही समय है पढ़ने का। लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सही समय है पढ़ने का। पढ़ते रहिए, उर्जित एकेडमी से जुड़े रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए यहाँ मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। एकदम बिल्कुल क्लियर चीज़ें, ना इधर की उधर चीज़ें नहीं कि पढ़ने में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल एकदम राइट टू फॉरवर्ड है।
आप एक बार पढ़ें इसको, जहाँ लगता है आप नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसे रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।